कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र खींच देते हैं ई। यहाँ पर ये आप रेखाएं देख रहे हैं, ये रेखाएं जो हैं, ये तीर का निशान जो है बाएं से दाएं की ओर, जो ये लाल रंग के तीर के निशान हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। बराबर दूरियां हैं सभी लाइनों के बीच की। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ खींच देना है। कोई पृष्ठ आपने खींचा, ये हरे रंग का जैसा यहाँ पर पृष्ठ हमने खींचा है, ये खींच दिया, जिसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्या किया आपने कि सर्वप्रथम एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया, जैसे यहाँ पर हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया ई, ये लाल रंग की रेखाएं जो तीर के निशान से दिखाई दे रही हैं बाएं से दाएं की ओर, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपने एक पृष्ठ खींच दिया जिसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। तो अब इस पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो क्या कहलाएंगी? इस पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और वो वैद्युत बल रेखाएं कैसे जाएंगी? इस फ्लक्स से होकर लंबवत जाएंगे, अभिलंबवत जाएंगे। तो हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी भी है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, जो वैद्युत क्षेत्र की ये जो रेखाएं, ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं, की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या उस पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया होगा आपको? जैसे यहाँ पर एक पृष्ठ खींचा हमने, ये हरे रंग का पृष्ठ खींचा, तो आप देखो इससे होकर कितनी रेखाएं जा रही हैं। देखो एक ही वाली रेखा जा रही है, 1 2 और ये 3 रेखाएं जा रही। बाकी रेखाएं इससे बाहर हैं, इस पृष्ठ से बाहर हैं। इस पृष्ठ से होकर कितनी रेखाएं जा रही हैं? 1 2 और ये 3 रेखाएं जा रही हैं। एक ओर से आ रही हैं, दूसरी ओर से जा रही हैं। जैसे आप एक कागज़ ले लीजिए, तो उसमें एक ओर से आपकी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं और दूसरी ओर से वो बाहर निकल रही हैं। तो ठीक इसी तरह से ये पृष्ठ है, इसमें एक ओर से ये वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और दूसरी ओर से जा रही हैं। जैसे यहाँ पर कितनी जा रही है? 1 2 3। ये एक ओर से जा रही है, दूसरी ओर से कितनी निकल रही है? फिर 1 2 और ये 3 निकल रही हैं। तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी और कैसे निकल रही हैं? अभिलंबित होकर निकल रही हैं इस पृष्ठ से। तो ये क्या कहलाएंगी? इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ गए होंगे कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली या वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत कैसे जाएंगे? अभिलंबित होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? फाई ई से प्रदर्शित करता है। फाई ई, फाई ग्रीक वर्ड है, और ई फॉर इलेक्ट्रिक, वैद्युत के लिए ई का प्रयोग किया हमने, फाई ई। इसको कहते हैं फाई। ये फाई है, ये फाई लिखा और ये इसके नीचे ई लिख दिया, तो फाई फ्लक्स, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबित होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, कि किसी पृष्ठ से होकर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो क्या कहलाएंगी? उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए हमने इस पृष्ठ पर एक छोटा खंड लिया ds, इसके अंदर एक छोटा खंड हमने ds ले लिया। तो इस ds का जो सदिश वेक्टर होगा, ds वेक्टर, उसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी, पृष्ठ से बाहर की ओर है। ये ds वेक्टर की दिशा यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिखा रहे हैं यहाँ पर ये तीर के निशान से बाएं से दाएं की ओर जो ये है, ये जो है तीर का निशान, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? इस छोटे खंड, जो ये आपने पृष्ठ लिया है, इस पर ये छोटा खंड ds लिया है, ds क्षेत्रफल लिया है, उसका सदिश वेक्टर ds वेक्टर को ही प्रदर्शित कर रहा है।
ठीक है ना। और कहाँ है ये, ई वेक्टर क्षेत्र में, ई जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें ये पृष्ठ है। तो यहाँ पर आप अगर इसका फ्लक्स निकालना चाहें कि इस पृष्ठ ds से, इस छोटे पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा, तो आप इस तरह से प्रदर्शित करेंगे d फाई ई। छोटा अगर बड़ा फ्लक्स है तो फाई ई, और छोटा फ्लक्स है तो d फाई ई, डी लगा देंगे, d फाई ई बराबर क्या लिखा हमने ये, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्या लिखेंगे, तो छोटा है d फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, छोटा क्षेत्रफल लिया तो डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस क्यों लिखा हमने, क्योंकि यह डी फाई ई है, छोटा अवयव, छोटा फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, किससे, इस छोटे खंड से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई। हमने यहाँ पर भी लिख दिया है डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो अब इस संपूर्ण क्षेत्रफल, ये पूरा जो हरे रंग का पूरा ये क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल है, यानी इस ए क्षेत्रफल से होकर कुल कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा, कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा, वो निकालेंगे हम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, कैसे क्या कहा था हमने, जब छोटी चीज़ का, कोई छोटी चीज़ हमारे पास है और उसका संपूर्ण का हमने कोई चीज़ निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। पिछली हमने जो क्लासेस देखी उसमें भी हमने इसी प्रकार से किया था। तो यहाँ पर छोटा फ्लक्स हमारे पास डी फाई ई है, तो इस डी फाई ई का क्या कर देंगे हम, क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पर बंद आ करती है तो क्लोज इंटीग्रल कर देंगे, तो हमारा इस पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई। तो डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये मान रख दिया डी फाई ई का, इस समीकरण नंबर हमने 1 रख दिया। अब देखें यहाँ पर जो ये डी एस वेक्टर की डायरेक्शन और इस ई वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये भी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, डी एस की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डी एस है उसी डायरेक्शन में ये ई भी है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, 0। दोनों की दिशाएं सेम है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर की एक ही दिशा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, डी एस और ई के बीच कितने का कोण होगा, 0 अंश का होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये फाई ई, जो ये है समीकरण नंबर 1 से, फाई ई क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है। अगर हमारे पास ऐसा होता ए वेक्टर, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वेक्टर हमने पढ़े थे पिछली क्लासेस में, तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर जब हमने पढ़ा था उसमें हमें मालूम है दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर दो सदिश राशियाँ हमारे पास ए और बी हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर है यहाँ पर, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। जैसे अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब आपको मालूम है यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0 है, तो इस थीटा की जगह कितना रख देंगे, 0। यह आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, और कॉस थीटा की जगह हमने कॉस 0 रख दिया। तो यह आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप इसका क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल ई डी एस और गुणा कॉस 0 की जगह, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो गुणा 1। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे। अब इस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस गुणा 1 कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस ही रहेगा, 1 हट जाएगा यहाँ से गुणा होके, तो यह आ जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। अब आपकी क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला वाला चित्र था हमारा, इसमें हमारा ये ई का मान कांस्टेंट है, तो ई को हम क्या कहते हैं, ई एक समान वैद्युत क्षेत्र है पूरे क्षेत्र के लिए, तो ई को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल दिया हमने, इस इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख दिया ई, और अंदर कितना शेष बच गया, डी एस। अब ये क्लोज इंटीग्रल डी एस
किसके बराबर है, ए के बराबर है। कैसे हुआ देखो, ये छोटा क्षेत्रफल है ds और पूरा क्षेत्रफल इसका क्लोज इंटीग्रल कर देंगे, पूरे का समाकलन कर देंगे तो हमारे पास पूरा क्षेत्रफल कितना है, a है। तो क्लोज इंटीग्रल ds किसका मान है, a के बराबर है। ये क्लोज इंटीग्रल ds किसके बराबर है, a। तो क्लोज इंटीग्रल ds की जगह हम क्या रख देंगे, a रख दिया, तो ये आ जाएगा फाई e बराबर EA। तो इस प्रकार से हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पर, फाई ई बराबर EA। तो इस तरह से हम इसको फाइनली लिख देंगे फाई ई, और जो हमारे पास शुरू में आया था ये क्लोज इंटीग्रल EDS बराबर EA। तो ये टोटल हमारा इस प्रकार से आप किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, गणितीय रूप से। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds बराबर EA। कब, ध्यान देना ये स्थिति कब है, जब पृष्ठ का जो सदिश वेक्टर ds है और E जो है एक ही दिशा में हो। अभी एक ही दिशा में, ठीक है ना, ये दोनों एक ही दिशा में। अब थोड़ा सा इसके भिन्न हम थोड़ा देख लेते हैं। अब पृष्ठ देखो, ये पृष्ठ टेढ़ा रख दिया हमने, वैद्युत क्षेत्र तो वही है, वैद्युत क्षेत्र तो E है, किंतु अब हमने क्या किया, इसको, इस पृष्ठ को इस तरह से टेढ़ा रख दिया। अभी तक सीधा था, वैद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत था, किंतु अब वैद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत नहीं है ये, अब थोड़ा सा ये टेढ़ा है, ठीक है ना। तो अब क्या देखें आप, देखो इससे पहले वाले जब हमने चित्र देखा था उसमें देखो वैद्युत बल रेखाएं कितनी थी, यहाँ पर कितनी होकर गुजर रही थी, इसमें 1 2 और 3, इसके अंदर से होकर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही, 3, बाकी इससे बाहर जा रही है, तो 3 वैद्युत बल रेखाएं थी। अब देखो यहाँ पर कितनी वैद्युत बल रेखाएं, अगर यहाँ पर हम वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो इस क्षेत्र से, इस जो हरा पृष्ठ हमने लिया है यहाँ पर देखो, इससे होकर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब देखो 1 और ये 2 यहाँ से आ रही है, 1 2 और यहाँ से ये बाहर निकल रही है, बाकी और सारी बाहर है, ये सारी, ये वाली भी बाहर है और ये वाली भी बाहर, ये वाली भी बाहर है, सॉरी ये वाली भी बाहर है, ये 3 बाहर है और ये 3 भी बाहर है, केवल ये वाली और ये वाली, ये जो है इससे के अंदर से होकर गुजर रही है। तो देखो पहले में कितनी थी, पहले वाले में 3 वैद्युत बल रेखाएं उसके अंदर से होकर गुजर रही थी, पृष्ठ के अंदर से होकर गुजर रही थी, जब वो ठीक उसके लंबवत था एक समान वैद्युत क्षेत्र के। अब जब हमने इसको टेढ़ा रख दिया, तिरछा रख दिया, तो अब कितनी वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से होकर गुजर रही हैं, 2। तो याद रखना है आपने, जब भी किसी पृष्ठ को तिरछा रखा जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो उसके अंदर से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं कम हो जाती है, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ds वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में हैं, तो उस स्थिति में तो वैद्युत फ्लक्स ये होता है, कितना होता है वैद्युत फ्लक्स, अगर E वेक्टर और ds वेक्टर एक ही दिशा में है, सदिश क्षेत्रफल, जिससे सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर किसका सदिश क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, जिससे होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं या जिससे होकर आपने वैद्युत फ्लक्स निकालना है। और जो E वेक्टर है, अगर वो दोनों एक ही दिशा में हैं, तो तब तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E बराबर क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर कह सकते हैं, या फाई E बराबर EA भी कह सकते हैं, फाई E बराबर EA। यही क्या है, पूरे का क्षेत्रफल। या इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। जब आप तिरछा रखते हैं तो वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखाएं जो उसमें से होकर गुजरती हैं वो कम गुजरती हैं, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम से अब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इस स्थिति में ये जो जब हमने तिरछा रखा है तो वैद्युत फ्लक्स कैसे होगा, ये चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं लाल रेखाएं। ये तिरछा हमने ये क्या रख दिया, यहाँ पर एक पृष्ठ रख दिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर a है, और यहाँ पर एक ये छोटा खंड लिया मैंने, ये ds, जैसे पहले लिया था जब वो सीधा था, इसमें तिरछा है तो ये ds, यहाँ पर भी ds हमने एक छोटा खंड लिया। अब देखो जब ये ds जब आपने इस पृष्ठ को ये तिरछा रखा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो जो अब ये ds क्षेत्रफल लिया आपने, ये छोटा जो क्षेत्रफल लिया, इसका सदिश क्षेत्रफल भी अब तिरछा हो जाएगा, होगा ये ds वेक्टर अब तिरछा होगा, क्योंकि सदिश क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, अभिलंबवत, उस
जिसका आप सदिश क्षेत्रफल ले रहे हैं उससे अभिलंबित बाहर की ओर सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन होती है। तो सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये बाहर की ओर तो है, किंतु क्या है, इसके अभिलंबित भी होनी चाहिए। अभिलंबित ये बाहर की ओर अब टेढ़ी हो जाएगी। पहली स्थिति में सीधी थी, आप देख रहे थे वहाँ पर, आप वहाँ पर देख सकते हैं ये सीधी थी। पहले इस तरह स्थिति ई की डायरेक्शन में थी, ये डी एस की डायरेक्शन, वो सीधा था। उसमें क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो आपने लिया, जो पृष्ठ लिया था वो सीधा था, इसलिए वो ई की डायरेक्शन में था। किंतु अब ऐसा नहीं है, अब स्थिति परिवर्तित हो गई है, अब ये तिरछा हो गया है। तो अब सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये भी तिरछी हो जाएगी इसकी, इस तरह से अभिलंबित होनी चाहिए। इस डी एस के क्या होनी चाहिए, लंबवत। तो डी एस के लंबवत होने पर इस तरह से ये क्षेत्रफल डी एस की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो अब इस डी एस को आपने क्या करना है, वियोजित करना है। आप किसी भी वेक्टर को वियोजित कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो ये डी एस है, ये ई के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। ये जो ई है, ये ई को प्रदर्शित कर रही है रेखा, ये लाल रेखाएं सारी ई को प्रदर्शित। तो ई के साथ मान लीजिए कितने अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर थीटा। तो डी एस कितना कोण बना रहा है, इस चित्र को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ये थीटा कोण बना रहा है। ये थीटा कोण मैंने यहाँ पर रख दिया, डी एस ये दिखा दिया, ये पॉइंट है जो ये वाला है। तो हमेशा हमें मालूम है जिधर की ओर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा डी एस का, डी एस कॉस थीटा। डी एस कॉस थीटा वियोजित भाग उसका उस ओर आएगा, कॉस थीटा वाला, जिधर की ओर थीटा है, थीटा इस साइड है। और ठीक इसके लंबवत कौन सा आएगा, डी एस साइन थीटा। तो हमें इसी कंपोनेंट की जरूरत है, डी एस कॉस थीटा, जो थीटा की ओर है। इसकी क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें ई के दिशा में ही कंपोनेंट चाहिए, वियोजित भाग चाहिए, डी एस कॉस थीटा। जैसे पीछे था ना, डी एस और ई ए की डायरेक्शन में थे, तो हमें यहाँ पर डी एस का वो कंपोनेंट चाहिए, वो वियोजित भाग चाहिए जो ई की दिशा में हो। तो ई की दिशा में कौन है यहाँ पर, डी एस कॉस थीटा, जो ये अभी हमने निकाला, इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो अब हमारे पास ये ई वेक्टर और ये डी एस कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे लिखा था, जो ये छोटा पृष्ठ है, जो ये छोटा पृष्ठ है यहाँ पर डी एस, किसी पृष्ठ अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ये ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। इस छोटे खड्ड से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर डी फाई छोटा फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट ये डी एस वेक्टर, जो डी सदिश क्षेत्रफल है, डॉट डी एस वेक्टर। तो अब इस संपूर्ण क्षेत्रफल से, इस पूरे क्षेत्रफल से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, फाई ई बराबर, और इस डी फाई ई का क्या कर देंगे आप, क्लोज इंटीग्रल हमने यहाँ पर कर दिया, क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई। तो कितना मान हो जाएगा यहाँ से, ये फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर, ये मान रख देंगे हम, डी फाई ई का मान कितना, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ पर हमने रख दिया ये, इसकी जगह फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमने 2 रख दी है इसको। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, ई डी एस कॉस थीटा। जैसे अभी हमने बताया, दो वेक्टर राशियों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर एक राशि ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ये हो गई समीकरण नंबर 3। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये ई क्या है, कांस्टेंट है, एक समान है सबके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, इसमें इसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये ई कॉस थीटा का मान बाहर ले लेंगे, ये थीटा भी आपकी जगह स्टेबल है, तो केवल हम डी एस को अंदर रखेंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका फाई ई बराबर ई कॉस थीटा बाहर ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस। तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा और क्लोज इंटीग्रल डी एस। इस डी एस, जो ये डी एस भाग है, इसका अगर क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ई कॉस थीटा और क्लोज इंटीग्रल डी एस की जगह ए आ जाएगा। तो फाई ई बराबर अगेन क्या हो गया यहाँ पर, ई ए कॉस थीटा। देखो वहाँ पर क्या आया था, फाई ई जब सीधा था तो फाई ई बराबर कितना आया था, ई ए, याद रखना है।
जब सीधा होगा, लंबवत होगा, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा कोई पृष्ठ, तो तब फाई ई बराबर क्या कितना आता है, ई ए आता है, सीधा जब सीधे वाली स्थिति जो पहली वाली स्थिति थी सिंपल स्थिति में। और अगर तिरछा होगा तो तब क्या आता, तब फाई बराबर ई ए नहीं आता, तब कितना आ रहा है, फाई ई बराबर कितना आ रहा है, ई ए कॉस थीटा। तो ये जनरलाइज हो गया कॉस थीटा, ये जनरलाइज हो गया, एक जनरल फॉर्मूला हो गया, सबके लिए अप्लाई होगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो हमने इन सबको, ये दूसरा तीसरा चौथा सबको एक साथ लिख दिया। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फिर बराबर तीसरे वाली को फाई क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, और बराबर ये चौथा ई ए कॉस थीटा। इसको मैं फिर आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया आगे, ये लिख दी मैंने यहाँ पर, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा बराबर ई कॉस थीटा। तो ये समीकरण नंबर जो 5 है, इसका आपने क्या करना है, इसका क्या करना है, समीकरण नंबर 5 का क्या रखना है, आपने याद रखनी है। ये जनरलाइज एक कंडीशन है, किसी पृष्ठ से होकर जाने वाला, या किसी पृष्ठ से होकर जाने वाला कह सकते हैं आप, या किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो गणितीय रूप होगा, जो उसका मान निकलेगा वो निकलेगा इससे, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, इसी से आया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर से ई डी एस कॉस थीटा, या इसको अभी हमने हल करके कितना निकाला यहाँ पर, बराबर ई ए कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 5 हो गई, तो इसको आपने याद रखना है। अब इसमें विशेष परिस्थितियां हैं, यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, ये थीटा का मान यहाँ पर 0 हो जाए, तो थीटा का मान 0 हो जाए, पहली वाली कंडीशन जब हमारी पास थी, तो उस स्थिति में क्या था, डी एस और ई क्या थे, एक ही दिशा में थे। तो अगर इस वाली ये समीकरण नंबर 5 में अगर हम यहाँ पर रखेंगे फाई ई बराबर ये क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा में रखेंगे, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर थीटा का मान 0 रख दिया, थीटा का मान 0 रख दिया मैंने, कॉस थीटा का मान कितना रख दिया यहाँ पर 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो फाई ई बराबर कितना हो गया, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस गुणा 1 से गुणा करा तो इतना ही आ जाएगा। तो फाई ई बराबर ये ई बाहर निकाल लेंगे, तो क्लोज इंटीग्रल डी एस, और फिर आ जाएगा फाई ई बराबर ई, और क्लोज इंटीग्रल डी एस का मान कितना होता है ए, डी एस तो हम छोटा क्षेत्रफल लेते हैं, और उसका जब इंटीग्रेशन कर देते हैं क्लोज, तो पूरे क्षेत्र का या पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है ई ए, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कितना ले रहे हैं ए। तो ये इससे भी निकाल सकते हैं, देखा आपने, ये जनरलाइज हो गया, उससे वो पहली वाली कंडीशन हमारी ये निकल गई, जो हमने पहला चित्र के माध्यम से निकाला था, फाई ई बराबर ई ए निकाला था। ये जनरलाइज है ई ए, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये जनरलाइज है, उससे हम विभिन्न कंडीशन निकाल सकते हैं। ये कब है, जब थीटा बराबर 0, यानी सदिश क्षेत्रफल और जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है वो एक ही दिशा में हो। अब देखें यहाँ पर दूसरी स्थिति, जब हमारे पास थीटा बराबर 90 है, जब थीटा बराबर 90 है, थीटा बराबर 90 का मतलब है, देखो अभी तक क्षेत्रफल ऐसा था, तो हम यहाँ पर इस वाली कंडीशन में, या डी एस की डायरेक्शन भी यही थी, डी एस वेक्टर की, और ई की डायरेक्शन भी यही थी, ई की डायरेक्शन भी यही थी। अब हो गया थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 का मतलब है कि सदिश क्षेत्रफल डी एस तथा ई एक दूसरे के लंबवत है। अब हमने पृष्ठ ऐसा ले रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं, पृष्ठ ऐसा ले रहे हैं, देखो ई की डायरेक्शन तो यही रहेगी, हमेशा यही रहेगी। यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल लेते हैं, अगर हम डी एस एक सदिश क्षेत्रफल लेते हैं, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अभी लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कितने ई के बीच और इस डी एस वेक्टर के बीच, ये डी एस वेक्टर हो गया, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर थीटा बराबर 90 है, तो उसका मतलब है कि डी एस और एक ई एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो फिर अगेन यही फाई ई बराबर ये ई ए कॉस थीटा से, या इस वाले से, सॉरी, ई डी एस कॉस थीटा से, ये हमने लिख दिया फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, और ये थीटा की जगह कितना रख देंगे हम 90 कॉस 90, 90 अंश का कोण है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस,
और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो 0 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई ई का मान आ जाएगा 0। तो याद रखिए, अगर आपका जो जनरलाइज जो फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स निकालने का, अगर किसी पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स आपने निकालना है तो जनरलाइज फार्मूला ये है, पांचवा इक्वेशन जो है, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा बराबर ई ए कॉस थीटा। फाई ई के बराबर आप इसको भी रख सकते हैं अगर इस रूप में दे रखा है, इसको भी रख सकते हैं अगर इस रूप में दे रखा है, इसको भी रख सकते हैं, ये भी इसको भी लिख सकते हैं अगर ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर डी एस और ई ए की डायरेक्शन में होगा तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ए, यानी उस स्थिति में पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर ई ए, जब डी एस और ई ए की डायरेक्शन में होंगे। और अगर डी एस और ई एक दूसरे के लंबवत है यानी 90 अंश का कोण बन रहा है, उस समय फाई ई बराबर 0 होगा, यानी उस समय पृष्ठ से होकर कोई भी वैद्युत फ्लक्स होकर नहीं गुजरेगा, ठीक है ना, यानी उससे होकर कोई भी वैद्युत बल रेखाएं होकर नहीं गुजर रही होंगी। तो ये कंडीशंस हैं, वैद्युत फ्लक्स का ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी भी जाती हैं, जैसे वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट है तो हमेशा अदिश राशि मिलती है आपको। तो वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि, अदिश राशि। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखो, ई का मात्रक क्या होता है और ए का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका ई का मात्रक क्या होता है, देखो फाई ई का मात्रक आपने निकालना है, फाई ई का मात्रक निकालना है तो ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। और ए क्या क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये हमने लिखा है। ये न्यूटन, ये माइनस नहीं है, डैश कर रखा है, गुणा है इसका मतलब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका मात्रक है। या इसका मात्रक एक और भी होता है वोल्ट पर वोल्ट मीटर, ठीक है ना, किसका, वैद्युत फ्लक्स का। दोनों ही रूप है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है इसका। अब इसमें और चीज़ें देख लेते हैं, इसका बिंबीय सूत्र देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बिंबीय सूत्र है, वैद्युत फ्लक्स का बिंबीय सूत्र। तो सूत्र से निकलेगा बिंबीय सूत्र, फाई ई बराबर क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है, तो फाई ई बराबर कितना हो गया, ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई का हमने बिंबीय सूत्र निकालना है, तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ई बराबर क्या होगा, एफ अपॉन क्यू जीरो, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से ई का जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू जीरो, वैद्युत क्षेत्र है, जो बल लगता है और जो परीक्षण धनावेश है उसका अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका यहाँ पर ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो लिख दिया, ए की जगह ए है और गुणा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो एफ की विमा, अब इनका बिंबीय सूत्र लिखना है हमने, तो एफ की विमा क्या होती है, एम एल टी की घात -2, ठीक है, बटा क्यू जीरो की विमा, क्यू जीरो क्या आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है, ए टी, और ए की विमा क्या होती है, एल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा है, कोण है, कोण की कोई विमा नहीं होती, विमाहीन राशि है तो उसकी विमा को नहीं लिखते हैं। तो अब इसको मैनिपुलेट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एम एल, और ये एल स्क्वायर है, ये एक एल ये है, तो एल की घात 3 हो गया, ये टी की घात -2 है और ये टी है, तो ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टी की घात कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इसके साथ जुड़ जाएगा तो -2 और -1 कितना होगा, टी की घात -3। ए है ये ऊपर जाएगा अंश में, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ए की घात -1। तो ये वैद्युत फ्लक्स की विमा हो गई, ये परीक्षा में पूछी भी जाती है, बोर्ड परीक्षा में, तो आप इसको निकालना भी सीख जाएंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। तो ये वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, उस पर आधारित कुछ नोट्स हैं, जैसे मात्रक है, बिंबीय सूत्र है और कुछ कंडीशंस हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसका प्रयोग आगे हमने गॉस के नियम में करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।